जीनियल स्मार्ट न्यूज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुविधा पांडे जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद के तौर पर पिछले 4 दशकों से अध्ययन, अध्यापन और लेखन के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। आइए आज हम उनकी सफलताओं के बारे में उनसे ही बात करते हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में आने का रुझान किस तरह से हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को, कमल साहब। और बहुत ही शुभ दिन, आज ये मेरा साक्षात्कार लिया जा रहा है। आज महादेवी वर्मा, वरिष्ठ और महती साहित्यकार का जन्मदिन है, और उस पावन दिन में उनको स्मरण करते हुए हम अपने साहित्यकार, अपने शिक्षक को याद कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए विशेष महत्व की बात है। मेरे भीतर के जहाँ तक शैक्षिक जीवन की बात है, वो उसका आरंभ अगर परिदृश्य को देखें तो हमारे पिता भी शिक्षक से संबद्ध रहे, मेरे पति भी शिक्षक ही थे। तो परिवेश तो मुझे बचपन से ही वैसा मिला, लेकिन मुझे स्वयं को एक शिक्षक के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत होने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मुझे ये सुअवसर मिला। और ये बात होगी लगभग 1980 के आसपास की, जब मैं महाराष्ट्र में मेरे पति के पहली नियुक्ति के संदर्भ में वहाँ पहुँचे थे हम लोग। और वहाँ मैंने फिर अपने बीएड इत्यादि की शिक्षा पूर्ण की, और वहीं प्रथम बार शिक्षक के रूप में मैंने अध्यापन आरंभ किया। तो पहले जो शिक्षक मेरा भीतर का था, वो महाराष्ट्र में ही उसको स्थान मिला, और उसको एक जमीन मिली जहाँ पर हम अपने प्रतिभा को, शिक्षा को विकसित कर सके। आप साहित्य के क्षेत्र में ही बहुत बड़ा नाम है। साहित्य में आपकी रुचि किस तरह से हुई? ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि यदि हम लिखते हैं तो आखिर इस लेखन का आरंभ कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं 13 साल की आयु में मैंने पहली रचना लिखी थी। उसके बाद अपने विद्यालय के जीवन में भी जो कॉलेज से पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में भी मैं छात्र संपादिका के रूप में रही, और उसमें अपना लेख, कविता देती थी, और अन्य छात्रों को भी उसके लिए प्रेरित करती थी। लेकिन सही अर्थों में, सही संदर्भों में इस विकास को हम तभी कर पाए जब हम महाराष्ट्र की धरातल पर पहुंचे, और जब हमारे पतिदेव प्रोफेसर नित्यानंद पांडे ने हमें इस बारे में बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, और उनकी ये रुचि थी कि हमारे अंदर की इस प्रतिभा को भी समाज के सामने उजागर होना चाहिए। और मैं जो कुछ भी लिखती थी या जो कुछ भी प्रयास करती थी, उसकी वो समुचित सराहना करते हुए उसको समाज से जोड़ने का प्रयास करते रहे। यही कारण रहा कि तभी से हम सामाजिक धरातलों पर भी, महाराष्ट्र से लेकर के देश के अन्य भागों में भी काव्य पाठ को लेकर के जाते रहे, और अपने साहित्यिक जीवन को नित्य निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते रहे। इसी संदर्भ में कविताओं के साथ साथ अब गद्य की भी धारा मेरे भीतर से निकली थी, और उसके माध्यम से भी मैंने कहानी और कविताएं दोनों ही लिखना आरंभ किया था। मेरी पहली कहानी जो सारिका में छपी थी, जब उस समय उसके संपादक आदरणीय अवध नारायण मुद्गल जी थे, तो उन्होंने मेरी कहानी व्यक्तित्व को छापा था, और उस कहानी ने ही मुझे एक इतनी सराहना और एक इतना पाठक वर्ग जोड़ दिया राष्ट्रीय स्तर का, कि फिर मैं अपने को नित्य निरंतर ऊंचाइयों पर पाती रही। आपकी अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कृपया थोड़ा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात है। अगर पुस्तक ही ना हो तो साहित्यकार कैसा। तो पुस्तकें हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस पल हम पुस्तकों के साथ नहीं होते हैं, शायद हम अपने जिंदगी के भी साथ नहीं होते हैं। तो मेरी पहली पुस्तक एक काव्य के धारा के रूप में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था स्मृति। और मेरी जो
एकदम अभिनव पुस्तक अभी सामने है, जिसका कि अभी लोकार्पण होना भी बाकी है, जिसका नाम है पन्नाई यादों के कल्पतरु। और वो पुस्तक मेरी एकदम नवीनतम पुस्तक कही जा सकती है। तो इन दोनों पुस्तकों के बीच में मेरी लगभग 35 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, और इसमें विभिन्न विविध तरीकों के विषयों को उठाया गया है। कविताओं की भी इसमें पुस्तकें हैं, उत्तर बन गई नदी, और मेरी शिल्पकार है, मेरी रचनाएं। इसके अलावा दोहों पर भी पुस्तक है, और इस आलेखों की भी मेरे पुस्तक है, आलेखों का संग्रह अनुभव के मोती, ये भी प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा समीक्षा के पुस्तकें और विविध पुस्तकों का आप एक संकलन कह सकते हैं। जहाँ भी मैं गई, जैसे असम में रही, तो असम के 22 वर्षों को मैंने जिन शब्दों में जिस तरीके से उतारा, वो भी अपनी एक पुस्तक में जगह जगह उसका चित्रण है। उसके बाद मैं महाराष्ट्र रही, तो महाराष्ट्र तो मेरी रचना शैली का अंश है ही। राजस्थान में भी मुझे रहने का मौका मिला, तो राजस्थान में भी मैं वहाँ पर फण चित्रों पर काफी कुछ अध्ययन किया मैंने, और अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक मेरी वहां से भी आई कि रंगों के गीत हैं फण। तो जहां भी रही और जो अनुभव रहा, उन सबको समेटते हुए मेरी पुस्तकें आती रहीं। आपको साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं, कृपया उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्रमशः मेरी 4 साहित्यिक अवदानों को विश्व रिकॉर्ड के अंतर्गत चयनित किया गया। मेरी पहली जो पांडुलिपि थी जिस पर मुझे विश्व रिकॉर्ड मिला, वो थी विश्व के 110 पक्षियों पर 110 अलग अलग कविताओं, अलग अलग पृष्ठभूमि की, अलग अलग परिवेश की कविताएं लिख करके मैंने एक विश्व रिकॉर्ड तैयार किया था। कालांतर में ये कविताएं एक पुस्तकाकार रूप में समाज के सामने आई, जिसका नाम है स्वर्ण मृगी सपनों के पाखी। और ये पुस्तक अपने आप में एक अनूठी कृति कही जाएगी। पक्षियों के बारे में इसमें इतने रोचक और इतने वैविध्यपूर्ण चित्रण है कि एक बार पढ़ने के बाद आदमी उसको बार बार पढ़ना चाहता है। दूसरी इसी तरह की एक पांडुलिपि मेरी विश्व रिकॉर्ड के लिए चयनित हुई, जिसमें मैंने विश्व के 111 फूलों पर मैंने कविताएं लिखी, उनके सौंदर्य को लेकर के, उनके प्राकृतिक अनमोलता को लेकर के, उनके सुषमा को लेकर के, उनके सौंदर्य को लेकर के, और उन्होंने मेरे हृदय को कैसे स्पर्श किया। कहीं कहीं भावनात्मक रूप में ज्यादा प्राकट्य हुआ, और कहीं कहीं उनका चित्रण रूप में मैंने उसका उल्लेख किया। तो ये फूल भी हमारे विश्व रिकॉर्ड के हिस्सा बने। और अभी जो मेरी सद्य प्रकाशित पुस्तक है पन्नाई यादों के कल्पतरु, इसको भी विश्व रिकॉर्ड में लिया गया, क्योंकि भूटान के संदर्भ में एक समुचित और समग्र पुस्तक, जो कि उस देश के बारे में बहुत कुछ जानकारियां देती हूँ, और एक साहित्यकार अपने अनुभूतियों को भी उस पुस्तक में अपने काव्यात्मक और निबंधात्मक लहजे में, तौर तरीके में उसको किस तरीके से पिरोता है, इस बात को भी एक विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा माना गया और उसको उसमें दर्ज किया गया। और चौथा विश्व रिकॉर्ड मेरे स्वयं के यूट्यूब चैनल का है, जिसमें कि 1 वर्ष के अंतर्गत अपने रचनाओं की, केवल अपने रचनाओं के माध्यम से सर्वाधिक वीडियो अपलोड करने का एक रिकॉर्ड बना, और इसको भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक विश्व रिकॉर्ड के अंतर्गत एक वरिष्ठ महिला ने अपने 1 वर्ष के अंतराल में अपनी रचनाओं के द्वारा जिस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को सुसज्जित किया, वह उनके लिए एक रिकॉर्ड का मापदंड बना। यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो इस तरीके से हम काम करते चलते हैं, और लगन लगी रहती है। लगनशीलता और जो एक किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक प्रेम प्रस्फुटित होता है, वह कहीं ना कहीं एक वैश्विक दर्जा पा गया। यह मेरे लिए एक विविध सौभाग्य की बात है।
आप एक वरिष्ठ साहित्यकार के तौर पर एक बहुत जाना पहचाना नाम है। आपने अब तक हजारों रचनाएं लिखी, पुस्तकें प्रिंट हुई। आपकी जो सबसे पसंदीदा कोई रचना हो तो कृपया एक बार उसे सुनाएं। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है जल प्रदूषण की, और जल प्रदूषण ही क्यों, नदी के प्रदूषण की। तो जब कभी भी नदी को मैं कहीं प्रदूषित रूप में देखती हूँ और उसके मलिन शरीर को देखकर व्यथित होती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे भीतर का कवि मुझे कुछ शब्द उकेरने को बाध्य करता है। ऐसी ही एक रचना जिसका शीर्षक है अभी अभी, आइए सुनते हैं। ये सई नदी, सई एक नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उस नदी पर आधारित है। अभी अभी मैं, अभी अभी मैं सई से मिलकर आई, अभी अभी मैं सई से मिलकर आई, हाँफती भापती सई, हाँफती भापती सई, भग्नावशेष विचित्र रूप। यकीन नहीं होता ये वही नदी है, यकीन नहीं होता ये वही नदी है। ये बात अलग है, ये बात अलग है, तब मैं इससे जौनपुर में मिली थी। ये बात अलग है, तब मैं इससे जौनपुर में मिली थी। पर स्थान से ही क्या विशेष फर्क पड़ता है, पर स्थान से ही क्या विशेष फर्क पड़ता है। नदियां, नदियों के कछार हमेशा से चले जाते हैं, नदियों के कछार हमेशा से चले जाते हैं। लोग ले जाते हैं तलहट की, लोग ले जाते हैं तलहट की, माटी, बालू, सरपत, खर और मूंज। माटी से गढ़ी जाती है, माटी से गढ़ी जाती हैं मूर्तियां, और फिर इन्हीं किनारों पर, और फिर इन्हीं किनारों पर उनके ताबूत लाकर ढकेल दिए जाते हैं, और फिर इन्हीं किनारों पर उनके ताबूत लाकर धकेल दिए जाते हैं। छोटे बड़े असंख्य मूर्तियों के टुकड़े, कलश, दीप, कसोरा, प्लास्टिक का विपुल विनाशक संसार, सब कुछ नदी के तट पर, सब कुछ नदी के तट पर सड़ते गंधाते देखकर सई के साथ मैं भी रोई, सई के साथ मैं भी रोई। आखिर नदियों के किनारे, आखिर नदियों के किनारे पनपी संस्कृतियां अपने इस दोहन का इतिहास भी लिख सकेंगी। एक मछुआरा अभी भी वहां मछली की तलाश में है, एक मछुआरा वहां अभी भी मछली की तलाश में है, और मछली जल मुक्ति की बाट जोहते, और मछली जल मुक्ति की बाट जोहते एक सई बन जाना चाहती है, एक सई बन जाना चाहती है, एक सई बन जाना चाहती है। बहुत खूबसूरत रचना आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आखिरी में एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो नए साहित्यकार अब आ रहे हैं, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार होने के नाते उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारे आने वाले कवि और लेखक, हमारे युवा लेखक, युवा कवि, समय के साथ उनको बहुत आगे जाना है, और उन्हें वो बहुत कुछ लिखना है जो हम और हमारे जैसे वरिष्ठ लोग लिख नहीं सकेंगे, या लिखने से छोड़ जाएंगे। तो उनके लिए यही कहना है कि वो धैर्य रखें, दोनों ही तरीके से। एक तो अनुभवों को एकत्रित करने का धैर्य, दूसरा नाम या प्रतिष्ठा की असमय ललक का धैर्य। कहीं नाम और प्रतिष्ठा के बहुत जल्दी पाने की लालसा उनके अंदर के परिपक्व विकसित होने वाले कवि को कहीं अवगुंठित न कर ले, ये भय मुझे रहता है। तो
एक परिपक्व और सहज अवस्था ही किसी भी फसल के लिए, किसी भी पौधे के लिए, किसी भी मौसम के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अपने बड़े लेखकों से वो सानिध्य स्थापित करें। हम लोगों ने भी जब लिखना शुरू किया, आरंभ किया, तो कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष अपने से वरिष्ठ लेखकों, अपने से वरिष्ठ साहित्यकारों से साथ लिया, उनसे मिले, उनसे सानिध्य पाया। विष्णु प्रभाकर जी का सानिध्य मुझे विशेष प्राप्त हुआ। मैं उनके साथ बारंबार उनके लेखन शैली, उनसे पत्राचार, इनके माध्यम से मिलती रही। और कुछ हमारे समय के पूर्व जो जा चुके थे, उन लेखकों को भी अमूर्त रूप से हम लोग अपना आदर्श मानते रहे, उनकी कलम की वंदना करते रहे। तो एक सहज रूप में परिपक्व होने में कोई भी कला वो सजीव लगती है। और जब हम कुछ करेंगे तो नाम होगा ही। नाम करने के लिए कुछ करना एक अलग बात है, वो तो हमारी एक लिप्सा को बढ़ाता है, लेकिन हम कुछ करते रहें तो नाम होगा ही। नदी बहती रहेगी तो सागर मिलेगा ही। तो हम यही युवा कलमकारों से कहेंगे कि इनको बहुत कुछ करना है तो धैर्य बनाए रखें, और धैर्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपने मन को शांत रखें। समय बहुत विपरीत है, तरह तरह की विपरीत परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ेगा। पहले जैसा कहीं कुछ नहीं है, तो एक उनको ठहराव, एक स्थायित्व जो उनके मन के भीतर हो, इसको उनको पहले प्राप्त करना होगा। उनको भी मेरा बहुत बहुत स्नेह, उनके कलम को बहुत बहुत दुलार। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई, और मैं कमल चहार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और विश्वास है कि ये इसी तरह से केवल आगरा के ही नहीं, देश के अनेक साहित्यकारों को अपने चैनल के माध्यम से उनकी साधना को उजागर करेंगे। कलमकार दरअसल एक साधक ही होता है। अपनी पीड़ा को अपनी पीड़ा ना समझ करके वो सबकी पीड़ा को अपना समझकर कहीं ना कहीं एक मलहम, एक बसंत बनकर सबके ऊपर स्नेह दर्शाना और बरसाना चाहता है। धन्यवाद आपका।